जाने अनजाने में लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देते हैं एंड सामने वाले के सामने गलत इंप्रेशन डाल देते हैं, लेकिन आज के बाद कोई भी किसी के सामने गलत इंप्रेशन नहीं डालेगा इंग्लिश की वजह से, मेरा वादा है आपसे। हे माय नेम इज़ नईम सकलैनी एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नईम अहमद सकलैनी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और एकदम परफेक्ट होंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़, ये गलत बात है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कंटेंट अपलोड करूँ आप अपने आप को उससे अपडेट कर पाएँ। एक सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस की तरफ। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, हाउ मैनी लगेज विल यू ब्रिंग विथ योर सेल्फ। हाउ मैनी लगेज विल यू ब्रिंग विथ योर सेल्फ। आप अपने साथ कितना सामान या बैग लेके आएंगे? आप अपने साथ कितना सामान या बैग लेके आएंगे? सर क्या मिस्टेक है इसमें? एक बात मुझे बताइएगा। हमारे पास दो कैटेगरी होती है नाउन की, काउंटेबल नाउन एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन, और एक दो एडजेक्टिव होते हैं, मैनी एंड मच। मैनी एंड मच। मैनी हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। मैनी हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं एंड मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। एंड लगेज यहाँ पे जो वर्ड है, यहाँ पे जो नाउन है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। जैसा कि मैंने आपको ही बताया, लगेज इज एन अनकाउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच का इस्तेमाल करते हैं, ना कि मैनी। और अगर अनकाउंटेबल नाउन लगेज है तो सर यहाँ पे मैनी का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि आपने मैनी का इस्तेमाल किया, इसीलिए सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। गॉट इट? ओके। यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए था? यहाँ पे मच होना चाहिए था एंड मच यहाँ पुट करने के बाद सेंटेंस अब ग्रामेटिकली परफेक्ट हो गया। एनी डाउट? ओके। सेकेंड सेंटेंस, आई डिड नॉट वेंट टू दिल्ली। मैं दिल्ली नहीं गया। आई डिड नॉट वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया। क्या प्रॉब्लम है इसमें? देखिए, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है। पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है एंड जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का निगेटिव बनाते हैं, जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का निगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं? डू की सेकेंड फॉर्म डिड। डू की सेकेंड फॉर्म डिड, यानी कि डू की जो पास्ट फॉर्म है उसको हम यूज़ करते हैं। वही हमने यहाँ भी किया है। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था, हमने सब्जेक्ट के बाद डू की जो पास्ट फॉर्म होती है डिड, उसको यूज़ किया एंड क्योंकि हमने एक वर्ब ऑलरेडी पास्ट की यूज़ कर ली, इसीलिए हमें आगे जो वर्ब आती है वो प्रेजेंट की इस्तेमाल करना होती है। तो क्या आपने जो वेंट वर्ब लिखी है ये प्रेजेंट है या नहीं? द आंसर इज नो। ये जो वेंट आपने वर्ब लिखी है ये प्रेजेंट में नहीं है, ये पास्ट वर्ब है, इसीलिए सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। फिर क्या होना चाहिए था सर? वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। गो। जब यहाँ पे गो पुट करेंगे सेंटेंस ग्रामेटिकली परफेक्ट हो जाएगा। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया। कोई डाउट है? वेरी गुड। नहीं होगा 1% भी डाउट, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। थर्ड सेंटेंस है हमारा, शी डिड अ रिक्वेस्ट फॉर सम मनी। शी डिड अ रिक्वेस्ट फॉर सम मनी, उसने कुछ पैसों के लिए रिक्वेस्ट की। उसने कुछ पैसों के लिए रिक्वेस्ट की। सर क्या प्रॉब्लम है इसमें? शी डिड अ रिक्वेस्ट फॉर सम मनी, उसने कुछ पैसों के लिए रिक्वेस्ट की। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट का करना कभी आप डू से डिनोट नहीं करेंगे। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि डू का मीनिंग करना होता है। आई रिपीट, डू का मीनिंग करना होता है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वो रिक्वेस्ट करने पे भी डू का ही इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन कभी भी आप रिक्वेस्ट जब भी करेंगे तो डू से डिनोट नहीं करेंगे। सर फिर करेंगे कैसे? सबसे पहले डू को, जो कि सेकेंड फॉर्म यहाँ पे डिड है, इसको एलिमिनेट करो। सर क्या पुट करें फिर? आपको हमेशा रिक्वेस्ट मेक से डिनोट करनी है, मेक से। एंड ये सेंटेंस क्योंकि पास्ट में है तो आप यहाँ पे मेड लगाओगे, ना कि मेक। परफेक्ट हो गया? ओके। शी मेड अ रिक्वेस्ट फॉर सम मनी, उसने कुछ पैसों के लिए रिक्वेस्ट की। वेरी गुड। फोर्थ सेंटेंस क्या है? आई लाइक वेरी मच पिज़्ज़ा। आई लाइक वेरी मच पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? एक बात बताइए मुझे आप, जब भी आपको बोलना होता है कि मुझे आई लाइक यू, मैं तो पसंद करता हूँ, मुझे आप पसंद है, आई लाइक यू, तब तो आप सेंटेंस बिल्कुल सही बोलते हैं, आई लाइक यू, ठीक है। जब आपको बोलना होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, तब आप सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बोलते हैं, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं डालते हैं आप। आई लव यू परफेक्ट बोला आपने, ठीक है। मीन्स जब आपने बोला आई लाइक यू, तो आपने यू जो बोला, जिसको आप पसंद कर रहे हैं, लाइक वर्ड के बाद सीधा आपने उसी वर्ड को लिखा, आई लाइक यू, मीनिंग आप जिसको पसंद कर रहे हैं उसी को आपने लिखा लाइक वर्ड के बाद। दूसरा एग्जाम्पल, आपने कहा आई लाइक आइसक्रीम, ओके, आई लाइक आइसक्रीम। अगेन आपने लाइक के बाद वो वर्ड डाला
जिस चीज़ को आप पसंद कर रहे थे, आई लाइक आइसक्रीम, आई लव आइसक्रीम, लव के बाद भी आपने वो वर्ड पुट किया जिसको आप पसंद कर रहे थे। तो अगर आप लाइक के बाद वो वर्ड लिखते हैं जिसको आप पसंद करते हैं, तो इस सेंटेंस के साथ इतना इनजस्टिस क्यों इतनी नाइंसाफ़ी? आई लाइक पिज़्ज़ा, यहाँ पिज़्ज़ा को पसंद करते हो ना, तो आई लाइक के बाद पिज़्ज़ा आना चाहिए था, ना कि वेरी मच पहले आना चाहिए था। तो क्या होगा? आई लाइक पिज़्ज़ा वेरी मच। क्या समझ में आ रहा है सर? समझ में ये आया सर कि वेरी मच पिज़्ज़ा के प्लेस पे आएगा एंड पिज़्ज़ा वेरी मच के प्लेस पे आएगा। गॉट इट? वेरी गुड। फिफ्थ सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सोहन इज़ बेटर देन मी, सोहन इज़ बेटर देन मी, सोहन मुझसे अच्छा है, सोहन इज़ बेटर देन मी। सर क्या प्रॉब्लम है इस सेंटेंस में? क्या ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है इस सेंटेंस में? पढ़ने में तो सेंटेंस ठीक लग रहा है, बट क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम बाबू ये है कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का, तो वो दो चीज़ें हमेशा एक सी होती हैं, लगभग एक सी होती हैं। सिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है हमेशा। कभी भी आप किसी साइकिल का एरोप्लेन के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, नहीं करोगे आप। किसी साइकिल का एरोप्लेन से कंपैरिजन नहीं करोगे आप। हाँ, किसी कंपनी के एरोप्लेन के साथ दूसरी कंपनी के एरोप्लेन से आप कंपैरिजन कर सकते हो, है ना। किसी एरोप्लेन का कंपैरिजन आप किसी हेलीकॉप्टर से कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। दो ऑलमोस्ट सेम चीज़ों का कंपैरिजन आप कर सकते हो, दो सिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन आप हमेशा करते हो, ठीक है। अब इस सेंटेंस की तरफ ज़रा आना। इस सेंटेंस में किन का कंपैरिजन हो रहा है सर? इस सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है सोहन का मी से। सोहन मुझसे अच्छा है, सोहन मुझसे अच्छा है, सोहन का मी से कंपैरिजन किया। तो आप मुझे बताइए कि सोहन यहाँ पे क्या है? सोहन यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, ओके। सोहन यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, सोहन का कंपैरिजन आपने मी से किया है। पहले आप मुझे बताइए मी का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है? मी का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है? सही कहा आपने, मैं होता है। अब एक बात मुझे और बताइएगा कि मैं का सब्जेक्टिव केस इंग्लिश में क्या होगा? मैं का सब्जेक्टिव केस इंग्लिश में आई होता है। परेशान नहीं होना है, मैं सब बताऊंगा। मैं का सब्जेक्टिव केस इंग्लिश में आई होता है, और सब्जेक्ट का कंपैरिजन आप सब्जेक्टिव केस से करोगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है मैं का ऑब्जेक्टिव केस इंग्लिश में मी होता है, और आपने सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से कर दिया, जबकि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से करना चाहिए था, ना कि ऑब्जेक्टिव केस से। इसीलिए ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट था, बट जैसे ही हमने आई पुट किया, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से हो गया एंड सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। परफेक्ट, कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, सिक्स्थ सेंटेंस क्या है हमारा? डज शी ड्रिंक्स टी, क्या वह चाय पीती है? डज शी ड्रिंक्स टी, क्या वह चाय पीती है? क्या प्रॉब्लम है सेंटेंस में? देखिए, डज शी ड्रिंक्स टी, डज शी ड्रिंक्स टी, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का जब आप अफर्मेटिव बनाते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब आप अफर्मेटिव बनाते हो, तो अगर वहाँ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर वहाँ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ आप एस या ई एस पुट कर देते हो, मीन्स ऐड कर देते हो। आई रिपीट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हो और वहाँ सेंटेंस का जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब में आप एस या ई एस पुट कर देते हो, ठीक है। ओके, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन सर ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है, इंटेरोगेटिव में है। वहाँ जो एस या ई एस आप मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल कर रहे थे, मेन वर्ब के साथ ऐड कर रहे थे, अब इंटेरोगेटिव में मेन वर्ब के साथ ऐड ना करके आप हेल्पिंग वर्ब में ऐड कर देते हो। मीन्स जो वहाँ पे हम मेन वर्ब में एस या ई एस लगा रहे थे, वहाँ हमें यहाँ पे इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब में लगा देना है। और जब आपने हेल्पिंग वर्ब में लगा देना है, उसके बाद आपको मेन वर्ब के साथ नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि आपने जब एस या ई एस हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा दिया, फिर मेन वर्ब के साथ लगा के रिपीट नहीं करना है, उसको बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है उसको, है ना। अब इस सेंटेंस में यही मिस्टेक है, जब आपने एस या ई एस हेल्पिंग वर्ब में लगा दिया, तो आपको मेन वर्ब में एस दोबारा नहीं लगाना चाहिए था। सेंटेंस क्या होना चाहिए था? डज शी ड्रिंक, नॉट ड्रिंक्स। डज शी ड्रिंक टी, एस यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। डज शी ड्रिंक टी, क्या वह चाय पीती है? बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस होगा। अब भी कोई डाउट है? अब भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं तुरंत वो डाउट आपका क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं समझता नहीं हूं कि एक 0.1% भी आपके माइंड में डाउट रहा होगा।
सेवन्थ सेंटेंस क्या है, आई एम एग्री विथ यू, आई एम एग्री विथ यू। ओए सेंटेंस बहुत यूज़ होता है आई एम एग्री विथ यू, बट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस। सर क्या गलत है इसमें? इसमें कभी भी एम नहीं आता है। आई एम एग्री विथ यू, फिर क्या वर्ड आता है? सर कोई वर्ड नहीं आता, फिर क्या होगा सर? आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू इनफ है। मैं सहमत हूँ, आई एग्री। मैं तुमसे सहमत हूँ, आई एग्री विथ यू। आई एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। आई एम एग्री विथ यू, आई वॉज एग्री विथ यू। कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई एग्री विथ यू इनफ है, हो गया, कंप्लीट, ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। 8th सेंटेंस आइए, ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी गुड, ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी गुड। वह बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, वह बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। सर क्या प्रॉब्लम है इसमें? सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। देखिए गुड क्या होता है हिंदी ट्रांसलेशन इसका? अच्छा, सही कहा आपने, गुड का हिंदी ट्रांसलेशन अच्छा। लेकिन ये अच्छा, ये गुड जो आया है, ये किस वर्ड के लिए आया है सेंटेंस में? अच्छा क्या हो रहा है? ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी गुड, वह बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है या बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, जो भी बोल रहा है। ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी गुड, वह बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। ठीक है, तो ये अच्छा वर्ड किसके लिए आया है? सर वो बोलता अच्छा है ना, बोलता अच्छा है। एंड बोलने के लिए जो वर्ड है यहाँ पे वो स्पीक है। ठीक है, बोलने के लिए जो वर्ड है यहाँ पे वो स्पीक्स है। एंड स्पीक्स यहाँ पे क्या है? स्पीक्स एक वर्ब है सर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, मतलब ये जो गुड वर्ड है ना सर, ये स्पीक्स के लिए आया है, एक वर्ब के लिए आया है। मीन्स ये वर्ड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन ये वर्ड, इस वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? कौन सी ग्रामेटिकल प्रोफाइल होल्ड करता है? कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये? आप कहोगे ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अब देखिए कितना मजा आएगा। अगर ये एडजेक्टिव है, अगर गुड एक एडजेक्टिव है, तो आप मुझे बताइए क्या कभी कोई एडजेक्टिव किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है? आई रिपीट, क्या कभी कोई एडजेक्टिव किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है? द आंसर इज नो। कभी भी कोई भी एडजेक्टिव किसी भी वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो सर कौन सा वर्ड है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है? वर्ब इज ऑलवेज मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब। हमेशा वर्ब एक एडवर्ब के द्वारा ही मॉडिफाई की जाती है, एडजेक्टिव के द्वारा नहीं। तो लेकिन सर यहाँ तो आप एडजेक्टिव से मॉडिफाई करवा रहे थे, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट था, पॉसिबल नहीं था, इसीलिए सेंटेंस गलत हुआ। तो क्या होना चाहिए था सर? यहाँ पे आपको एडवर्ब पुट करना पड़ेगा। अगर आपको वर्ब मॉडिफाई करानी है तो एडवर्ब क्या पुट करें? वेल पुट करो। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? बहुत ईजी था, वेल पुट करो। वेल एक एडवर्ब है जो कि स्पीक को मॉडिफाई करेगा एंड सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, परफेक्ट। 9th सेंटेंस क्या है? ही एंड मी आर फ्रेंड्स, वो और मैं दोस्त हैं। ही एंड मी आर फ्रेंड्स, वो और मैं दोस्त हैं। क्या प्रॉब्लम है सेंट? ही एंड मी आर फ्रेंड्स, वो और मैं दोस्त हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही से लेके मी तक एक सब्जेक्ट है। हाँ सर एक सब्जेक्ट है, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ से लेके ही से लेके मी तक एक सब्जेक्ट है। अब ही, वह का सब्जेक्टिव केस इंग्लिश में ही होता है, वह का सब्जेक्टिव केस इंग्लिश में ही होता है। एंड ही यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो ही तो बिल्कुल परफेक्ट है सर, ही तो बिल्कुल सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि वह का सब्जेक्टिव केस इंग्लिश में ही होता है और आपने सब्जेक्ट की तरह ही इस्तेमाल किया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मैंने कहा ठीक है। लेकिन मी सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे रिपीट हुआ है। मी ऑब्जेक्टिव केस है, मैं का इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्टिव केस पुट करोगे। और सब्जेक्टिव केस मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, आई होता है। यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए था आपको? आई पुट करना चाहिए था। ही एंड आई आर फ्रेंड्स, वो और मैं दोस्त। सही कहा आपने, वो और मैं दोस्त हैं। 10th सेंटेंस क्या है? आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? यहाँ पे ना आर्टिकल ए नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था आर्टिकल ए? आर्टिकल ए बाबू इसलिए नहीं आना चाहिए था क्योंकि आर्टिकल ए एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं आर्टिकल ए एन। ठीक है, नाउन के साथ। कौन से? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। कौन से? आर्टिकल ए एन। ठीक है सर, ये आर्टिकल आया था किसी नाउन के लिए आया होगा। हाँ सर, नाउन के लिए आया होगा। गुड क्या यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसके लिए तो नहीं आया है। इसके बाद वाला वर्ड देखो, न्यूज़। हाँ, न्यूज़ एक नाउन है,
न्यूज़ एक नाउन है, लेकिन बाबू न्यूज़ नाउन तो है लेकिन ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। एंड मैंने अभी आपको क्या बताया कि आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है। न्यूज़ तो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल कभी नहीं आते हैं। या अनकाउंटेबल नाउन था, आर्टिकल नहीं आते हैं। आर्टिकल आपने पुट कर दिया, इसीलिए सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया था, हमने आर्टिकल को हटा दिया। अब क्या बचा, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू, सेंटेंस ग्रामेटिकली अब परफेक्ट हो गया। ओके, हमने अब तक अपने 10 सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। अभी रिमेनिंग 10 सेंटेंसेस और हैं जो इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें लोग और ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूँ आपके सामने। ओके, चलते हैं हमारे 11th सेंटेंस पे। 11th सेंटेंस है हमारा, देयर इज़ नो स्पेस इन द हॉल, हॉल में जगह नहीं है। देयर इज़ नो स्पेस इन द हॉल, हॉल में जगह नहीं है। मैं जानता हूँ करेक्ट सेंटेंस लग रहा है, बट इसमें ग्रामेटिकल एरर है। 2 वर्ड है, एक स्पेस एंड रूम, स्पेस एंड रूम। स्पेस का मीनिंग होता है गैप, गैप, एंड रूम का मीनिंग जगह होना, जगह होना। स्पेस का मीनिंग गैप, रूम का मीनिंग जगह होना। अब आप मुझे बताइए, देयर इज़ नो स्पेस यानी कि देयर इज़ नो गैप इन द हॉल, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हॉल में गैप नहीं है? जिस तरीके से मेरे इन 2 हाथों के बीच में गैप है तो इसको गैप बोलते हैं। तो अब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हॉल में गैप नहीं है या हॉल में जगह नहीं है? एग्जैक्टली, आप कहना चाह रहे हैं कि हॉल में जगह नहीं है। तो अगर हॉल में जगह नहीं है तो आपको यहाँ पे रूम पुट करना चाहिए था, ना कि स्पेस। गॉट इट, देयर इज़ नो रूम इन द हॉल परफेक्ट होगा। जी हाँ, आपने सही सोचा कि घर में जो रूम होता है उनको भी हम एज अ जगह कंसीडर करते हैं, इसीलिए उनको रूम बोलते हैं, उनको स्पेस नहीं बोलते। रूम उनको इसीलिए बोलते हैं ताकि वो एक घर की जगह होती है। देयर इज़ नो रूम इन द हॉल, परफेक्ट। ओके, 12th सेंटेंस क्या है, हाउ डज ही लुक लाइक, वह कैसा दिखता है। हाउ डज ही लुक लाइक ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, नहीं है पॉसिबल, बकवास सेंटेंस। हाउ डज ही लुक लाइक, क्या होगा, हाउ नहीं आता है, क्या आएगा, व्हाट, परफेक्ट होगा। व्हाट डज ही लुक लाइक, वह कैसा दिखता है, व्हाट डज ही लुक लाइक। ओके, 13 सेंटेंस पे आते हैं, इट इज़ मी, इट इज़ मी, ये मैं हूँ। फेसबुक प्रोफाइल पे बहुत देखा होगा ना, इट इज़ मी यो, इट इज़ मी यो, बहुत कई बार देखा होगा। लेकिन बाबू ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है। इट इज़ मी जैसा ग्रामर में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जब भी इट के बाद बी की फॉर्म हो, बी की फॉर्म कौन कौन सी, इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज वर। ओके, इज एम आर वॉज वर एंड इट सिंगुलर है तो कौन कौन सी फॉर्म आएंगी, इज आ सकती है, ठीक है, और कौन सी आ सकती है, एम तो आ नहीं सकती क्योंकि वो आई के साथ आती है। तो इट के साथ या तो इज आएगी या फिर वॉज आएगी। तो इज आएगी या वॉज आएगी, या सिर्फ इतना ही याद करो, इट के बाद अगर बी की फॉर्म है तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। इट के बाद बी की फॉर्म है तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। और ये ऑब्जेक्टिव केस है, मैंने पहले भी बताया था, अभी उस टाइम पहले ही बताया मैंने आपको कि यह मी ऑब्जेक्टिव केस है। तो क्या आना चाहिए था सर, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मैं का सही कहा आपने, आई आना चाहिए था यहाँ पे। आई परफेक्ट होगा, मी नहीं आएगा। इट इज़ आई सेंटेंस करेक्ट है। मैं जानता हूँ इट इज़ मी पढ़ने में सही लग रहा है, इट इज़ आई पढ़ने में गलत लग रहा है। सुनने में भी दोनों सेंटेंसेस जो सही है वो गलत लग रहे हैं एंड जो गलत है वो सही लग रहा है। इट इज़ आई सही है, गलत लग रहा है। इट इज़ मी गलत है बट सुनने में पढ़ने में सही लग रहा है। लेकिन रियलिटी यही है कि इट इज़ आई ही ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होता है एंड आपको हमेशा इसी को बोलना है, ठीक है। 14 सेंटेंस क्या है, आई लॉस्ट द ट्रेन, आई लॉस्ट द ट्रेन। आई डोंट नो लोग इसमें इतना मिस्टेक क्यों करते हैं, आई लॉस्ट द ट्रेन, जबकि इसका हिंदी ट्रांसलेशन अगर अब मैं आपको बताऊं, आई लॉस्ट द ट्रेन, पता है इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, मैंने ट्रेन खो दी, मैंने ट्रेन खो दी। और एक क्या ट्रेन इतनी छोटी ट्रेन थी, आप यहाँ पॉकेट में यहाँ लिए घूम रहे थे क्या ट्रेन को जो खो गई? ऐसा नहीं होगा, ट्रेन छूट गई आपकी, है ना, ट्रेन छूट गई। तो आई लॉस्ट द ट्रेन नहीं होगा, क्या होना चाहिए था, आई मिस्ड द ट्रेन, आई मिस्ड द ट्रेन, आपने ट्रेन मिस की है, लॉस्ट खोई नहीं आपने ट्रेन, आई मिस्ड द ट्रेन, तो लॉस्ट नहीं होगा, मिस्ड परफेक्ट होगा। आई मिस्ड द ट्रेन सेंटेंस करेक्ट हो गया। 15 सेंटेंस क्या है, यू नीड नॉट टू डू इट, यू नीड नॉट टू डू इट, ये बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस लग रहा होगा, यू नीड नॉट टू डू इट। माई डियर यू नीड नॉट टू डू इट ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, इसको कभी मत बोलना, यू नीड नॉट टू डू इट, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। सर क्या प्रॉब्लम है इसमें? जब भी एक रामबाण बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना, जब भी नीड के बाद नॉट आ जाए, जब भी नीड के बाद
जब भी नीड के बाद नॉट आ जाए तो वो हमेशा मॉडल बन जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, नीड के बाद जब अगर ये सही से समझ में नहीं आ रहा है मॉडल, तो समझ लेना कि मॉडल ही लिखा है मैंने, इतना कर लेना प्लीज़, इतना कर लेना बस। नीड के बाद जब भी नॉट आ जाए, नीड के बाद जब भी नॉट आ जाए तो वो मॉडल बन जाता है। एंड सारी की सारी मॉडल्स अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। सारी मॉडल्स अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। नीड के साथ नॉट लग गया, ये एक मॉडल बन गया। और अगर ये मॉडल लग गया सर, ये अपने साथ अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, और क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इसीलिए सेंटेंस में एरर है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी। तो फिर क्या होगा सर, हम टू को एलिमिनेट कर देंगे और क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट डू इट, यू नीड नॉट डू इट। अब यू नीड नॉट डू इट पढ़ने में अजीब लग रहा है, जबकि सेंटेंस परफेक्ट है। यू नीड नॉट टू डू इट गलत सेंटेंस है। यू नीड नॉट टू डू इट पढ़ने में सही लग रहा है, बट ये गलत सेंटेंस है। 16th सेंटेंस क्या है, ही रीच्ड एट द स्कूल, ही रीच्ड एट द स्कूल। इसमें एरर बताइए क्या है, रीच्ड एट द स्कूल। इसको तो आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ही रीच्ड एट द स्कूल, चलिए बताइए तो मैं। ही रीच्ड एट द स्कूल, वह स्कूल पहुंच गया। ओके ठीक है, वह स्कूल पहुंच गया था। ठीक है, यहाँ पे एरर ये है, रीच के बाद कभी भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल आप नहीं करते। ऑन का, एट का, कभी भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। जहाँ आप पहुँच रहे हैं और आपने रीच वर्ब का इस्तेमाल किया है, तो सीधा आप जहाँ पहुँचे हैं सीधा उस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ही, वह पहुँचा कहाँ पे, स्कूल में, तो ही रीच्ड द स्कूल, ही रीच्ड द स्कूल। एट प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, ही रीच्ड द स्कूल परफेक्ट होता। तो एट को एलिमिनेट करेंगे, सेंटेंस ही रीच्ड द स्कूल अब परफेक्ट हो जाएगा। ओके 17th सेंटेंस क्या है, ही ऑर्डर्ड फॉर माई डिसमिसल, उसने मेरे डिसमिसल के लिए ऑर्डर दिया। ही ऑर्डर्ड फॉर माई डिसमिसल। ओके, जब भी आप ऑर्डर करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर करते हैं, किसी भी चीज़ का ऑर्डर करते हैं, आप रेस्टोरेंट के, आपने कॉफ़ी ऑर्डर की, ठीक है, क्या बोलोगे आप, कैसे ऑर्डर किया आपने, आई ऑर्डर्ड अ कॉफ़ी, आई ऑर्डर्ड अ कॉफ़ी। ठीक है, जब भी आप ऑर्डर कर रहे हैं तो जो चीज़ आप ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डर के बाद सीधा वो वर्ड लगा देंगे फिनिश, कोई प्रिपरेशन लगाने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। यहाँ प्रिपरेशन आपने लगा दिया, ही ऑर्डर्ड फॉर माई डिसमिसल, प्रिपरेशन का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए था, प्रिपरेशन गलत होगा। परफेक्ट क्या होगा, ही ऑर्डर्ड माई डिसमिसल, ही ऑर्डर्ड माई डिसमिसल, परफेक्ट हो गया। 18th सेंटेंस क्या है, अली एंटर्ड इनटू द रूम, अली एंटर्ड इनटू द रूम, गलत सेंटेंस होगा सर। अली एंटर्ड इनटू द रूम, अगेन यहाँ पे सेम प्रपोजिशन का ही एरर है। जब भी आप किसी बिल्डिंग में, किसी हाउस में, किसी भी अपार्टमेंट में, किसी भी बिल्डिंग में आप एंटर कर रहे हैं तो एंटर के साथ कोई भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, कभी भी किसी भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल आपको एंटर के साथ नहीं करना है। अली एंटर्ड इनटू द रूम गलत होगा सर, ये बिल्कुल इस सेंटेंस के साथ इनजस्टिस होगा। अली एंटर्ड द रूम परफेक्ट सेंटेंस होगा, इनटू हम नहीं लगाएंगे। अली एंटर्ड द रूम परफेक्ट। 19th सेंटेंस क्या है, शी हैज़ मैरिड विथ अ लेक्चरर, शी हैज़ मैरिड विथ अ लेक्चरर, उसने एक लेक्चर के साथ शादी की है। साथ भी वर्ड आ रहा है हिंदी में एंड विथ भी आ रहा है सर, सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए ना फिर। शी हैज़ मैरिड विथ अ लेक्चर, बट माय डियर हिंदी से हमेशा ट्रांसलेशन सही नहीं होता। शी हैज़ मैरिड विथ अ लेक्चर, कई बार हम धोखा खा जाते हैं अगर हिंदी के ही ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। तो थोड़ा हिंदी की नॉलेज, हिंदी से भी कॉन्टेक्स्ट लेना ज़रूरी है कई बार इंग्लिश में, लेकिन साथ साथ ग्रामर की प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। अब देखिए शी हैज़, अब ये बात प्रूफ कैसे होगी, सेंटेंस से देखना। शी हैज़ मैरिड विथ अ लेक्चरर, उसने शादी की एक लेक्चरर से, बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब देखो, अब ग्रामर पे आ जाओ, ग्रामर की नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है। शी हैज़ मैरिड विथ अ लेक्चरर, ग्रामर ये कहती है कि मैरिड के साथ, आप मैरिड के साथ आप हमेशा प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल करेंगे, प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं, है ना। शी हैज़ मैरिड टू अ लेक्चरर, विथ को आप एलिमिनेट करेंगे एंड टू प्रपोजिशन यहाँ पे पुट करेंगे। शी हैज़ मैरिड टू अ लेक्चरर, परफेक्ट होगा। ओके 20th सेंटेंस क्या है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने की आशा करता हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, बाबू लुक फॉरवर्ड टू यहाँ से लेके यहाँ तक एक फ्रेज़ है। लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेज़ है एंड इस फ्रेज़ के बाद, ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ है क्योंकि प्रपोजिशन के बाद सीधे उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ है, ये भी इस अपना ऑब्जेक्ट लेंगे एंड मीट नहीं होगा, यहाँ पे मीटिंग हमें पुट करना पड़ेगा, मीटिंग पुट करना पड़ेगा। मीट सिर्फ किया तो वो गलत हो जाएगा, मीटिंग करेंगे जेरंड बन जाएगा। जेरंड पता है ना क्या होता है, जेरंड
एक ऐसी आईएनजी की फॉर्म जो कि नाउन का काम करती है, ऐसी आईएनजी वाली फॉर्म जो कि नाउन का काम करती है। मैंने क्या कहा आपसे? जेरंड एक ऐसी आईएनजी की फॉर्म होती है जो नाउन का काम करती है। सर आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होगा, ना कि आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। क्यों? मैंने कहा बाबू ये सारे प्रपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, सारे प्रपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं। और अगर ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ है तो बताइए ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा नहीं लेगा? हाँ बिल्कुल लेगा, ये भी अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा। इसीलिए हमने इसको जेरंड किया। ये वर्ब थी यहाँ पे, इसीलिए हमने इसको जेरंड किया ताकि ये नाउन की तरह एक्ट करे। और अगर ये नाउन की तरह एक्ट करेगा तभी तो इसका ऑब्जेक्ट बन पाएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही बन सकते हैं। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही बन सकते हैं। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कभी एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब नहीं बन सकती, नाउन या प्रोनाउन ही बन सकते हैं। एंड यहाँ पे एक वर्ब थी, अब वर्ब तो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती थी प्रपोजिशन का, तो मैंने क्या किया, इस वर्ब को जेरंड बना दिया। एंड जेरंड एक नाउन की तरह काम कर सकता है। अब ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस परफेक्ट हो गया। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। फाइनली हमने अपने 20 सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। एंड ना केवल हमने उनकी करेक्ट फॉर्म्स देखी, बल्कि वो इनकरेक्ट क्यों थे, उनके पीछे क्या लॉजिक था, इसको भी हमने समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल है, तो रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा एंड इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर करके चाहिएगा, तभी मुझे फील होता है कि हाँ आप भी इंक्विजिटिव हैं। अगर मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ तो आप भी इंक्विजिटिव हैं, इच्छुक हैं उसको सीखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कंटेंट अपलोड कर पाऊँ तो आप उससे अपने आप को अपडेट कर पाएँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।